नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन एक बहुत अहम और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त आ चुकी है। मौजूदा पाकिस्तान के सियासी इस वक्त जो बहरान है, हुकूमत और अपोजिशन का इस वक्त जो वाज़ेह क्लैश है, दोनों अपने अपनी जगह दावे कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म का बयान हमने पढ़ा, उसमें यह था कि जी वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी हुकूमत नहीं जाएगी और उनकी हुकूमत और वो ये अपोजिशन को शिकस्त दे देंगे। इसके ऊपर बहुत सी बातें हैं, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास बहुत अहम गेस्ट हैं। मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा आपको सुनाना चाहूँगा। दूसरी तरफ हुकूमत तो ये कह रही है, लेकिन अपोजिशन भी ये कहती है कि जनाब फैसला कुन हमने फ़ैसला कर लिया और आ भी गया उनका एक फ़ैसला, जिसके बारे में सवाल उठता था कि इस्तीफ़े आएंगे नहीं आएंगे, और इस्तीफ़ा अगर आ गया तो यकीनन हुकूमत जाएगी क्योंकि इसके अल्टरनेट कोई नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इस्तीफ़ा आएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो सवाल है वो ये है कि जी फैसला कुन जो है वो आपके जलसा है लाहौर का, रेफरेंडम है और एक लॉन्ग मार्च है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च जब होगा तो अवामी समुंदर इतना होगा कि पहले ही हुकूमत चली जाएगी। अब हुकूमत चली जाएगी, पूरी तरह अपोजिशन कॉन्फिडेंट है कि किसी सूरत नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, दो चीज़ें। एक, और उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पाकिस्तान की सियासत में आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। एक है अवामी ताकत। जब हमने देखा कि जलसे और जुलूसों से हुकूमत तो नहीं जाती, लेकिन जब जलसे और जुलूस अवामी तहरीक बन जाते हैं तो माजी में हमने देखा है बड़े बड़े हुकूमतें चली गई हैं। ये अवाम की ताकत है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट ताकत है वो है आपकी अहम तरीन इदारों की, और अहम तरीन इदारों में जो इदारे आते हैं उनमें यकीनन अफवाज पाकिस्तान भी है और जुडिशरी भी है। और वैसे अमूमी तौर पर कहा यह जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट, तो इस्टेब्लिशमेंट को और अवामी ताकत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम यही पूछना चाहेंगे आज कि दोनों कहाँ खड़े होंगे। ऐसी सूरत हाल होगी कि अवाम और इस्टेब्लिशमेंट अगर ये दोनों महाज आराई की तरफ निकलते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट और अवाम का रोल क्या होगा, हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। मेरे पास जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ हैं जनाब कायरा साहब, सदर वस्ती पंजाब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब रजा हयात हिराज साहब, सीनियर सियासतदान, साबिक वजीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब सेनेटर जाहिद खान, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात व तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं आता हूं जनाब कमरुज़्ज़मा कायरा साहब की तरफ। कायरा साहब, सवाल के पहले हिस्से में आपसे पूछना चाहता हूं और वो ये है कि सर अपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये हुकूमत चली जाएगी और आपके कामयाब जलसे भी हो रहे हैं और जुलूस भी आपके बड़े अच्छे निकल रहे हैं। लॉन्ग मार्च के लिए भी आपने कहा हुआ है। इस्तीफ़े का जो रुकन है पार्लियामान के, उसके इस्तीफ़े के हवाले से बात की है और ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है, बड़ी कामयाबी है और आने भी शुरू हो गए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सर इसके बावजूद वज़ीर आज़म ये कहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं जाएगी किसी भी सूरत में और अपोजिशन को शिकस्त होगी। जब उनसे एक बहुत अहम इशूज़ पे बात की जाती है कि अपोजिशन की 11 जमातें और पार्लियामेंट में बहुत बड़ी तादाद में हैं और वो इस्तीफ़ा दे देंगी, तो वो कहते हैं कि हम इलेक्शन करा देंगे। क्या कहेंगे सर, इस बहुत कॉन्फिडेंट है वो भी और आप भी? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है डॉक्टर साहब कि हम जिनके खिलाफ हैं दोनों अतराफ अगर एतमाद का इजहार ना हो तो हमारा कारकुन कहां खड़ा होगा। अगर मैं ही शेकन हूं तो मैं जिस बंदे को लेकर जलसे में जाना चाहता हूं वो किस उम्मीद से जाएगा, और मैं जिसको कह रहा हूं उसकी वाकई जिंदगी के मसाइल है। पहली बात तो यह है कि मैं किसी को पुश करके ले जा रहा हूं या मैं किसी को मजबूर करके ले जा रहा हूं या मैं किसी तलब की बुनियाद पर ले जा रहा हूं, वो और बात है। एक यह है कि आम आदमी की जिंदगी में इतना जहर घुल गया है, इतनी मुश्किलात आ गई हैं
कि अब वो समझता है कि इस हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए। और मुझे ये जो अपोजिशन कह रही है आस्ता आस्ता इसका मोमेंटम बिल्ड होता है, तो वो मैं जब उसे कहूंगा कि मैं इस हुकूमत को गिरा के दम लूंगा और मैं इसको निकालूंगा ताकि मैं तुम्हारे मसाइल हल करूं, तभी वो मेरी बात की तरफ तवज्जो देगा। और जो हुकूमत है, वजीर आजम क्या ये कहेंगे कि हाँ मुझे बहुत खतरा है इनसे और ये मेरी हुकूमत गिरा सकते हैं या गिरा देंगे? तो क्या ये बात वो कह सकते हैं? आज ये बात वो कहें कि हाँ मुझे खतरा है और मेरी हुकूमत अपोजिशन गिरा देगी, जिस तरह भाई शेड्यूल लेके चले हैं, तो वजीर आजम की तो आधी जमात उनको छोड़ के भाग जाए, उनके अलाइज उनके साथ ना हो और उनके बहुत सारे जो पीछे खड़े लोग हैं वो तो खुद परेशानी के शिकार हो जाए कि ये क्या कह रहा है। लिहाजा ये आसाब की लड़ाई होती है, अल्फाज की कम होती है, आसाब की ज्यादा होती है। कहने को वो यही कहेंगे। जमाली साहब अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, दुनिया से चले गए, बड़े भले आदमी थे। जिस दिन उनकी हुकूमत खत्म हुई, उनको एक दिन पहले कहा गया कि जमाली साहब आपकी हुकूमत खत्म होने जा रही है, आपका फैसला हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मेरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, और अगले दिन वो नहीं थे। तो ये तो टैक्टिक्स है, ये तो अपने असाब के ऊपर काबू पाने की बात है। लेकिन वजीर आजम साहब जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जब से ये तहरीक शुरू हुई है, जिस तरह मुंह पे हाथ फेर के नौजवान एक दूसरे को धमकियां देते हैं और जलसे में ये कहना कि हम जलसा नहीं रोकेंगे, लेकिन जो कुर्सियां देगा उसको गिरफ्तार करेंगे, जो लाउड स्पीकर देगा उसको गिरफ्तार करेंगे, जो ऑर्गेनाइज करेगा उसको गिरफ्तार करेंगे। जलसा ये कर ले। डॉक्टर साहब जरा गौर कीजिए, जलसा गाह में पानी भरा हो, कुर्सी ना हो, लाइट ना हो और स्पीकर ना हो, तो क्या आप 500 लोगों से भी मुखातब हो सकते हैं? हमने तो लाखों लोगों को बुलाया है, वहां तो बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे। चले हुकूमत के ख्याल के मुताबिक चंद हजार ही सही, तो क्या लाउड स्पीकर के ये काम हो सकता है? ये तो वही बात है ना कि मैं कहूंगा डॉक्टर दानिश जाइए, आप बड़े अच्छे प्लेयर हैं, आप हॉकी खेलिए, मैदान में बड़ी मुखालिफ टीम तगड़ी है, आपने बहुत अच्छी हॉकी खेलनी है, लेकिन हॉकी की स्टिक आपको ना दो, क्योंकि हॉकी की स्टिक नहीं है, खेलें जाके, आपको इजाजत है। खेल पाएंगे क्या? तो ये वजीर आजम की जो घबराहट की अलामतें हैं। और फिर सारा दिन हुकूमत की तरफ से अपोजिशन के ऊपर तानाजनी और इंतहाई वो जो रकीक किस्म के हमले हैं, वो दिन में सारा दिन, मतलब बात बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और वजीर आजम कहीं जाके कोई बहुत आला दरसगाह हो जिसमें तलबा को या वहां की एकेडमिया को वो मुखातिब हो रहे हो, वहां भी उनका जो मतमा नजर है वो वहां फिर भी अपोजिशन को ही बुरा भला कहना हो, वहां भी उनका फोकस जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना हो, वो इल्म ना हो, बल्कि सिर्फ अपोजिशन को, और फिर अपोजिशन को भी एक ही खास तरीके से कि जी मैं डायलॉग करूंगा लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। इसके अलावा कभी गुफ्तगू सुनी है? तो ये घबराहट क्यों है? सर यहाँ पर एक सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये भी पूछा है कि आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, या आपने भी एक आसाबी जंग के लिए एक आम सा जुमला कर दिया है, आपको आपका कॉन्फिडेंट लेवल किसी उसके ऊपर नहीं है, फुट के ऊपर नहीं है, कोई पॉलिसी आपने नहीं बनाई है। जो सबसे अहम बात लोग कह रहे हैं वो ये है कि इस्तीफा वो आप जमा करने जा रहे हैं, लेकिन माजी में देखने में आया है सर, कितने कॉन्फिडेंट है कि पीडीएम के सारे अरकान जो हैं वो इस्तीफा जमा करा देंगे? एक चीज़ ये, और सर यहाँ पे एक सवाल का जवाब और भी रखूंगा कि आपके पास एक हुकूमत है, सिंध हुकूमत, वो भी बहुत अहम आईनी एक बुरहान पैदा कर सकता है अगर पूरी की पूरी हुकूमत डिसॉल्व कर दी जाती है हुकूमत को घर भेजने के लिए। तो इन दोनों पर जरा सा आपका कमेंट चाहिए सर। डॉक्टर साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि हुकूमत अगर सिंध की डिसॉल्व होती है तो सारी डिसॉल्व होगी ना, पार्शली तो नहीं होगी, और हमारे कुछ लोग को इस्तीफा तो नहीं देंगे, वो तो फिर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली हो जाएगा, जो हम कर सकते हैं, वो हमारा प्रेरोगेटिव अब कब करेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि सारे के सारे लोग इस्तीफा देंगे कि नहीं, यकीनन गवर्नमेंट कोशिश करेगी। सेनेट के अंदर अदम एतमाद की तहरीक हमारे सामने मौजूद है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो फोर्सेस जिनको हम कह रहे हैं कि उनका सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, और अभी मैंने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी देख लिया, लेकिन क्या हमें जिस चीज को हम दुरुस्त समझते हैं
पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों में जहर घोला गया है, मुश्किलात बढ़ गई हैं, पाकिस्तान दिन ब दिन एक गहरी खाई में गिरता जा रहा है। क्या हमें इन हालात को समझते हुए चीजों को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो इस्तीफे तो एक ऑप्शन है, उससे पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम लेने जा रहे हैं। जलसे जुलूस है, रैलीज है, पार्लियामान के अंदर और बाहर एक तहरीक है, और फिर उस तहरीक के रास्ते में खान साहब का इस्तीफा लेने के लिए अगर हमें इस्तीफे देने तक जाना पड़ा तो बिल्कुल उसके लिए भी हम तैयार है। ये तो सारी बातें खुल के हो रही हैं, ये कोई हतमी फैसला आज तो नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि हम क्या करें? क्या हम बैठ जाएं, पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में हो, हालात खराब हो, और बकौल वजीर आजम भी माफियाज जिनके सरबराह उनके गिर्द खड़े हैं, वो माफिया जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम को लूट रहे हों और पाकिस्तान एक गहरी खाई में गिरता जा रहा हो, तो क्या हम खामोश बैठ जाए कि जी लोग क्या करेंगे? लोग हमारे साथ हैं कि नहीं? जलसे आपने देख लिए, अब हम जुलूस करेंगे वो देख लीजिएगा, रैलीज करेंगे वो देख लीजिएगा, नाम मार्च करेंगे वो देख लीजिएगा, और सियासी जमातें जलसों के जरिए, जुलूसों के जरिए पार्लियामान के अंदर जो है वो वहां हीट क्रिएट करके उसी से हुकूमत पर दबाव बढ़ाती हैं और लोगों की उम्मीदों को भी बढ़ाती हैं। ठीक है सर, इसी के जरिए लोग आते हैं ना, वरना पब्लिक ओपिनियन इवॉल्व करने का और तो कोई तरीका नहीं है। ठीक है सर, और पब्लिक प्रेशर भी हुकूमत के खिलाफ खड़ा करने का और कोई तरीका नहीं है। ठीक है सर, मैं आगे तो खान साहब चले थे ना, तो अंपायर की उंगली के इंतजार में थे। हम तो अंपायर की उंगली के इंतजार में नहीं है। ठीक है, हमें तो किसी अंपायर की ना कभी जिंदगी में इशारा चाहा, हम तो अंपायर की उंगलियों के खिलाफ खेलते रहे। ठीक है, खान साहब अंपायर की उंगली के इंतजार में थे, हम तो अवाम के इशारे के इंतजार में हैं और अवाम को मुतालबा कर रहे हैं कि आए हमारे साथ चले। देख लीजिए, लोग चलेंगे तो कामयाब होंगे। ठीक है सर, मैं हिराज साहब की तरफ आता हूँ। हिराज साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? एक बंदा जंदा से पहाड़ तो मिलाइए, उनकी आवाज आ रही है? हिराज साहब देखें, हिराज साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हिराज साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो। अच्छा हिराज साहब, मैं आपसे जो सवाल करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि अपोजिशन तो कॉन्फिडेंट है, वो अपने जलसे जुलूस भी कर रही है, इस्तीफे भी जमा हो रहे हैं, और इस बात को भी उन्होंने माना कि माजी में भी इस्तीफे इस तरह के हालात रहे कि अरकान पे दबाव डाला गया और फैसले कुछ और आए। फिर उन्होंने कहा कि जी सिंध हुकूमत के डिज़ोल्व का भी ऑप्शन है, वो वक्त पे किया जाएगा, वो उनके पास प्रोगेटिव है, वो कर सकते हैं। मेरा जो सवाल ये है कि सर वजीर आजम कॉन्फिडेंट क्यों है? हालांकि वजीर आजम कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे, तो 2.5 साल की कारकर्दगी नहीं है। कहा जा रहा है कि अददी अक्सरियत उनकी जो है वो भी नहीं है। तीसरी चीज ये है कि आवामी मसाइल इतने ज्यादा हैं कि अवाम उनके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। तो एक ही चीज उनकी रह जाती है सर, वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपोजिशन को शिकस्त होगी। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो माजरत चाहूंगा, मेरे दरमियान में लाइन कट गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या हो रही है और क्या नहीं हो रही। अच्छा, एनीवेज, अब डॉक्टर साहब इस सिलसिले को अब इसको रिपीट करते हैं। और डॉक्टर साहब, कोई आवाज का इशू आ रहा है, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा। आप बोलें सर, बोलें, आप बोलें, वो सही कर रहे हैं। बोलें, आप बोलें, आप तो बोलें। ये डॉक्टर साहब मेरी, अच्छा अब इब्तदा कीजिए। हेलो जी, बोलिए बोलिए राज साहब, आवाज आज आ रही है? हाँ जी, हम सुन रहे हैं, पूरी दुनिया सुन रही है आपको। अब आ रही है जी। अच्छा, अब इब्तदा कीजिए। समझ नहीं आती कहाँ से इब्तदा करें। मेरे ख्याल में कोई कम से कम ज्यादा नहीं तो मुतअद्दिद बार 10-12 मरतबा आप ही के प्रोग्राम पे मैं ये बात कर चुका हूँ कि ये एक इंतहाई नाअहली की निशानी थी कि इस हुकूमत ने पॉलिटिकल लोगों के साथ अपने रास्ते बंद कर दिए, डायलॉग के सारे रास्ते बंद कर दिए और तमाम पॉलिटिकल जमातों को एक जगह अपने अगेंस्ट इकट्ठा कर लिया। ये 2.5 साल में इनकी बहुत अच्छी एक कोशिश थी। आज इनकी टीम में एक भी ऐसा मेंबर नहीं है जो अपोजिशन के साथ किसी किस्म का ब्रेक थ्रू कर सके। अगर कोई टीम थी, या चौधरी शबान थे, चौधरी परवेज साहब, या मैं समझता हूँ खुर्शीद कसूरी साहब के लेवल के बंदे जो इनसे बातचीत कर सकते थे,
आज उन लोगों पे भी इनको एतमाद नहीं। मैं नहीं समझ सकता, और मैं समझने से कासिर हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई फर्द वाहिद या कोई एक वज़रा का एक ग्रुप या एक डेलीगेशन इस वक्त जो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज हैं इनसे गुफ्तगू कर सके। अब जब ये नहीं रहा तो मैं बारहा आपके प्रोग्राम्स में ये बात करता रहा कि पंजाब में कभी नहीं सुना था हमने कि पाकिस्तान के लोग या पंजाब के लोग अपनी अफवाज के खिलाफ कोई मनफी बात सुनना तो दरकदार, वो करना तो दरकदार, सुनने के भी रवादार नहीं थे। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात होती है। सोचिए आज मेरे बच्चे मेरे घर में महफूज हो रहे हैं इसलिए कि किसी का बच्चा हमारी बाउंड्रीज पे खड़ा हमारे दिफा के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन आज इस हुकूमत का सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि इन्होंने आर्मी को इतना एक्सपोज कर दिया। अब ये क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब? इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब ANP या शेरपाव साहब की जमात, इनसे मैं तो गुफ्तगू कर नहीं सकता, एस्टेब्लिशमेंट गुफ्तगू करे। क्यों करे भाई? वजह उनके स्टेक्स क्या है इस वक्त? उनका तो वक्त इनका एक ही स्टेक है, वो है पाकिस्तान। 70-72 साल में पाक फौज के नौजवानों ने अपने खून के नजराने देकर ये फौज बनाई। आज ये वाहिद इदारा है जो अपने पाँव पे खड़ा है, मेरिट ओरिएंटेड है। अब आप डॉक्टर साहब, किसी को आज के दिन ये तीसरा बड़ा क्रेडिट है इस हुकूमत को कि इनको पहले बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में बाहर के एजेंट एंगेज करने पड़ते थे, वो एस्पायनाज होता था। आज उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, इसलिए कि खान साहब ने अपनी अफवाज को इतना बदनाम करा दिया कि लोगों में एक सेंटीमेंट पैदा हो गया कि ये तो जो कुछ हो रहा है अफवाज पाकिस्तान करा रही है हमारे साथ। अच्छा जी, मुझे अब ये बताया जाए डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं जनरल बाजवा साहब ये काम करें? इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि जनरल बाजवा साहब मौलाना फजलुर रहमान जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के डायलॉग करें और उनसे कहें कि जनाब खुदारा ये धरने मत दें, ये हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। और इमरान खान साहब किस मर्ज की दवा है? वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो 70 लोगों की काबीना है वो किस मर्ज की दवा है जो टैक्स पेयर के पैसों पे पल रही है? उन्होंने इस ऐसे हालात पैदा क्यों किए? इस हुकूमत को लाया कौन? 35% डिवैल्यूएशन कैसे हुई? आज अफगानिस्तान का रुपया पाकिस्तान के रुपए, पाकिस्तान के 3 रुपए दीजिए, अफगानिस्तान का 1 रुपया मिलता है। एक नया बयान आ गया कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर को नैब ने पकड़ भी लिया, तो हमारे पास एक बंदा और भी तैयार है, वो कहाँ का है वो भी बता दीजिए। जनाब, इनके पास असल में झूठ इतना बोलो कि सच हो गए, मुश्किल इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ये वही सिनोनिमिटी है कि झूठ इतना बोलो कि किसी को हर बात सच लगे। डॉक्टर साहब, हर पॉलिटिकल आदमी किसी एक बात पे जब अपना एक मैंडेट लेता है, वो बात करता है कि जी मैंने इन इश्यूज पे मुझे मैंडेट चाहिए। अगर वो 70% एजेंडा अपना पूरा कर जाए तो वो बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता है। डॉक्टर साहब, इन्होंने तो हर बात पे यू टर्न ले लिया, हर बात पे मुकर गए। अच्छा, एहतसाब का नारा लगाया, मुझे ये बताइए कि 2.5 सालों में इनसे एहतसाब कौन सा हुआ है? अच्छा, ना तो इनसे, अच्छा पॉलिटिशियंस तो चलो करप्ट, इन्होंने 2-4 पकड़वा लिए। कितने सिविल ब्यूरोक्रेसी के बंदे पकड़े, कितने पुलिस के पकड़े, कितने आर्मी के पकड़े, कितने जुडिशरी के पकड़े, कितने और महकमों के बंदे पकड़े। सिवाय 4 सियासी बंदों के इनके पास, नैब के पास, इनसे रिकवरी एंटी करप्शन कौन सी हुई इनसे? सर यहाँ पर मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, उसकी वजाहत कीजिए। मैं आगे चल के इसके ऊपर मजीद बात करूंगा। वजीर आजम कॉन्फिडेंट हैं कि सब कुछ किया उन्होंने, इंतहाई बेकार हैं, कोई नहीं है, उनको आवाम से भी कोई लगाव नहीं है, लेकिन उनकी हुकूमत नहीं जाएगी और उसकी वजह वो बताते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, उसकी वजह बहुत वाज़ेह है। वो डॉक्टर साहब, उन्होंने GHQ पे लिख रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप ऑफिस। उनको ये पता नहीं है कि GHQ पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का नहीं है। ये इनको उठा के, और इनको ये भी पता नहीं है डॉक्टर साहब कि अगर खुदा ना खास्ता हुकूमत अगर किसी वजह से
रावलपिंडी स्पॉन्सर्ड इनकी हुकूमत जाती है तो इमरान खान की जाएगी। अगर मार्शल लॉ लगता है तो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ लगेगा, मौलाना फजलुर रहमान या पीपल्स पार्टी या नून लीग के खिलाफ नहीं लगेगा। और डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं ना कि मेरी डॉक्टर साहब ये तो फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट पे जाएंगे। तीसरी बात ये है कि इस वक्त मैं मानने को तैयार नहीं, डॉक्टर साहब मैंने जनरल मुशर्रफ की कैबिनेट में 5 साल गुजारे हैं, मैं मानने को तैयार नहीं पाकिस्तान की जो टॉप ब्रास है वो इमरान खान को अपनी लायबिलिटी ना समझती हो, मैं ये मानने को तैयार नहीं। वो खामोश इस वजह से है कि वो बोल नहीं सकते और उनको बोलना भी नहीं चाहिए। और आज इमरान खान साहब उनको पुश कर रहे हैं कि वो जाएं और अपोजिशन से गुफ्तगू करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास इस्तीफे इकट्ठे होने का क्या मकसद है? यही मकसद है। ठीक है। और डॉक्टर साहब मैं आज के आपके तवसत से ये अपील करना चाहूंगा पाकिस्तान की टॉप ब्रास से, खुदा वास्ते मुल्क का सोचिए, ये ना सोचिए कि खान साहब क्या फरमा रहे हैं। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से बहुत ब्लंडर्स हो गए, बहुत ब्लंडर्स हो गए। ठीक है। पूरी अपोजिशन को उन्होंने दीवार के साथ इकट्ठा करके उनको अच्छा डॉक्टर साहब एस्टेब्लिशमेंट किसका नाम है? मैं इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मैं इसके ऊपर रजा साहब, क्योंकि मुझे जरा मायने वो हमारे जाहिद साहब है उनका पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड क्वेश्चन मैं इसी के ऊपर आऊंगा, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप दोनों से पूछूंगा। मैं जरा पहले आ जाता हूं जाहिद साहब, आप कैसे देखते हैं? हुकूमत तो वजीर आजम तो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं अवाम मेरे साथ आए ना आए, अपोजिशन के इस्तीफे आए, वो जो भी कुछ करें, जितने बड़े जुलूस जलसे कर लें, मुझे कोई नहीं हटा सकता। क्यों, क्या कहेंगे जाहिद साहब? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। एक तरफ तो ये बात करते हैं तो दूसरी तरफ ये वो इमरान है कि जिस वक्त नेशनल सिक्योरिटी में बात होती है तो अपोजिशन को एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट आर्मी को कहते हैं कि जी आप डायलॉग करें अपोजिशन के साथ। जब कश्मीर पे बात होती है तो उसको कहते हैं कि जी आप बात करें अपोजिशन के साथ। जब फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तो वो भी फिर फौज को कहते हैं कि जी आप अपोजिशन से बात करें। अगर इनमें अमेंडमेंट हो या कोई भी रजिस्ट्रेशन पास करना हो तो भी उसको कह देता है कि जी आप बात करें। आज वो बंदा कह रहे कि जी मैं असेंबली में आने के लिए भी तैयार हूँ, मैं असेंबली में सवालात का जवाब देने को भी तैयार हूँ। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कॉन्फिडेंट है, तो दूसरी तरफ को सारी बातें जो अपनी की उसे आज फिर रहा है, क्योंकि इस वक्त असाब का जंग है और असाब के जंग में अभी इस वक्त हुकूमत कमजोर नजर आ रहा है। तो जाके अपोजिशन स्ट्रांग है, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि अपोजिशन क्यों पर जमात है, वो इसलिए है कि ये मौजूदा हुकूमत की 2-3 कमजोरियां है। एक तो ये कि जी ये इसके अपनी मेजॉरिटी है ही नहीं, ये तो चंद बिसाखियों पे खड़ा है। आपको याद होगा 2014 में जब इसने धरना दिया और ये आए ताजुल कादरी के साथ, तो पूरा पार्लियामेंट इसके खिलाफ सिविल गवर्नमेंट के साथ खड़ी थी। जो मेजॉरिटी में थी वो हुकूमत भी मेजॉरिटी में थी और सारा अपोजिशन भी उन्हीं के साथ खड़ा था, इसलिए वो कुछ ना हो सका। इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तो इसके अपनी बहुत कमजोरी, दूसरा ये कि इससे ये 2.5 साल में अवाम को कोई चीज यानी कोई रिलीफ नहीं दिया। महंगाई उरूज पे है, शुगर का स्कैंडल देखो, आटे का स्कैंडल देखो, दवाई का स्कैंडल देखो, बिजली की बिल देखो, गैस के बिल देखो, पेट्रोल के स्कैंडल देखो, ये इतने स्कैंडल है। और इस वक्त अगर आप देखें, हमेशा के लिए जब तहरीक चलती है और जब कोई अलायंस बनती है तो उसमें पॉलिटिकल वर्कर ज्यादा होते हैं। ये अभी इस वक्त वाहिद अभी जो तहरीक है उसमें अगर आपके जो चैनल के लोग खुद जाते हैं, रिपोर्टर और आवाम से पूछते हैं कि जी आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर है क्या है, वो कहते नहीं, हमें अपने मसाइल है। ऐसे लोग भी मैंने सुने हैं कि वो कहते हैं कि जी हमने इमरान को वोट दिया है, इन्हें पीटीआई को वोट दिया है, लेकिन चूंकि उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, खारजा पॉलिसी तबाह बर्बाद हो गई, कश्मीर चला गया, आपके अंदरूनी आपके मायशत तबाह हो गई है और उस मायशत तबाह की वजह से ये मौजूदा हुकूमत को डिलीवर नहीं कर पा रहे, सिर्फ गालम गलोच और इनारो। तो इनारो आप दे नहीं सकते, अब इनारो के बाद क्या करते हो? ठीक है, क्या ये इदारे आपके अंडर है? या तो ये कह दो कि जी नेब, तो जिस तरीके से अपोजिशन कहते हैं कि नेब आपके डिक्टेशन से चलते, तो आप कह दो कि नेब मेरे डिक्टेशन से चलते। ठीक है सर, ठीक है। जब नेब से बात रह गई डॉक्टर साहब तो फिर चले गए कोरोना पे।
ठीक है सर। ये तो सिलसिला है, मैं अहम इश्यूज पे आऊंगा, अभी एक अहम सवाल के साथ उसके ऊपर आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। तो जी कारा साहब 5 मिनट आपके पास है, मैं बहुत ही अहम एक सवाल पूछना चाहता हूँ और उस टू द पॉइंट चाहता हूँ सर। और टू द पॉइंट सवाल भी मेरा है कि सर मुझे ये बताइए कि हालिया माजी में, तो माजी की बात बड़ी लंबी है सर, आप तो उस्ताद हैं, मैं तो शागिर्द हूँ। हालिया माजी की सूरत हाल अगर देख लें हम कि 2018 का इलेक्शन ले लें, बलूचिस्तान की हुकूमत का ले लें, सेनेट के चेयरमैन का ले लें, गिलगित बल्दिस्तान का ले लें, तो सर बड़ी ताकत है इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है सर, बड़े बड़े मजमे हुए, बड़े बड़े जलसे भी हुए, बड़ी बड़ी चीज़ें भी हुई, पार्लियामेंट में खड़े होकर लोगों ने वोट भी दिया, लेकिन जब वोट डाला गया तो कुछ और आया। तो सर आप जब इस हुकूमत को गिराने जा रहे हैं, तो इस हुकूमत को गिराने के लिए सबसे पहला फेस आपका जो है, किस तरह आप एक अहम ताकत को, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिस पर ये इल्ज़ाम भी दिया जाता है, आपकी तरफ से भी है कि ये इनको सपोर्ट करते हैं और हुकूमत मान भी रही है कि वो हमारे साथ खड़े हैं, कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? डॉक्टर साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि पाकिस्तान पिछले 73 साल से जिन तजर्बात से गुजरा, उसके नतीजे में क्या पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ या कमजोर हुआ? पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे, कंट्रोल्ड हुकूमतें रहीं, जमातें बनाई गई, जमातें तोड़ी गई, वफादारियां तब्दील कराई गई, सारे तजर्बे हुए, बाहर से वजीर आजम इंपोर्ट किए गए, बहुत कुछ किया गया। इस सारे अमल में एस्टेब्लिशमेंट उस पर खुल के अपना खेल खेलती रही, डायरेक्टली कंट्रोल किया, इनडायरेक्टली कंट्रोल किया, पुतली तमाशे किए। क्या उससे पाकिस्तान के लोगों का भला हुआ? क्या पाकिस्तानी रियासत मुस्तहकम हुई? क्या दुनिया में कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसमें ये तजर्बे करने के बाद वहां के लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ गई हो? अगर तो ऐसा हुआ है तो हमें ये तजर्बे जारी रखने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है और दुनिया में वही असलूब है कि आप आइन के तहत अपना मुल्क चलाएंगे, इदारे सारे अपना अपना काम करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, इंतजामिया हो, पार्लियामान हो, मीडिया हो, सब लोग अपना अपना काम करेंगे, तो उसी के जरिए एक बेहतर और मुस्तहकम जमहूरियत कायम हो सकती है। और वही निजाम, वही जमहूरी निजाम जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के सामने जवाबदेह हो, वही लोगों को डिलीवर कर सकता है। अगर तो दुनिया का ये तजर्बा है तो फिर हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। रही बात एस्टेब्लिशमेंट बड़ी कुव्वत है, यस है, हमारी कुव्वत है ना, लेकिन उनका हथियार हमारा है ना, हम उनको कमजोर नहीं करना चाहते, हम अपनी एजेंसियों के खिलाफ नहीं है, हमारी कोई जंग नहीं है। हमारी जद्दोजहद क्या है? वो रवैया, वो अमल जिससे माजी में जो कुछ हुआ उससे इदारा भी कमजोर हुआ, इदारा बदनाम भी हुआ, इदारे के ऊपर सवाल भी उठा। वो रवैया जो आइन के भी खिलाफ है, जो दुनिया में जमहूरी तजर्बे के भी खिलाफ है, हमें उस रवैये को छोड़ देना चाहिए, रियासत को अपना काम करना चाहिए, सियासत को अपना काम करना चाहिए। ये एक दुनिया का लर्न लेसन है। उसके लिए अगर आपका ये ख्याल है कि जी हम कोई जंग लड़, नहीं, हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हाँ, हमारी जद्दोजहद तो 53 साल से, जब से पैदा हुए, जब से बनी है जमात, बाकी लोगों को भी अब समझ आ गई तो इस पर खड़े हो गए, बिस्मिल्लाह। तो ये क्या इस पर फौरी कामयाबी? हाँ, हमें यकीन है कि हम कामयाब होंगे, क्योंकि ये दुरुस्त रास्ता है और लोग इस पे खड़े हैं, इंटेलिजेंसिया खड़ा है, आप जैसे समझदार लोग खड़े हैं, तो क्यों कामयाब नहीं होगा? अब दूसरी बात, सबक सबने सीखे हैं, सियासतदानों ने भी सीखे हैं, नहीं तो सीखना पड़ेगा। आपने भी सीखे हैं, अदलिया ने भी कुछ ना कुछ सीखा है, फौज ने भी सीखा। तो हमें समझने की जरूरत यह है, हमें तो यकीन है, और अगर हम फर्ज करें वर्स्ट कम वर्स्ट, आपके जो ख्याल है कि हम अगर इसमें कामयाब नहीं भी होते, तो इवन देन एक सियासी कुव्वत के तौर पे ये हमारा जिम्मेदारी है, ये हमारा इखलाकी कानूनी सियासी जिम्मेदारी है एक सियासी जमात के तौर पे या सियासी जमातों के इज्तिमा के तौर पे, कि जिस बात को, जिस रास्ते को हम दुरुस्त समझते हैं, हम उस पे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें, हम उस पे पब्लिक ओपिनियन इवॉल्व करें, हम हुकूमत के खिलाफ एक इकट्ठ करें, और अगर उसमें हम जल्द या बदेर
कामयाब होंगे, कामयाबी तो होगी, लेकिन फर्ज करें आपके ख्याल के मुताबिक इमीडिएटली नहीं भी होती, तो क्या हमें ये रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए? और दूसरा, मैंने पहले भी गुजारिश की कि हम किसी एम्पायर की उंगली की बात नहीं कर रहे, हम अवाम के तावन और अवाम के मसाइल के हल के लिए अवाम के तावन की बात कर रहे हैं। उसके बगैर, उनकी उंगली, उनके इशारे, उनके तावन के बगैर ये नहीं हो सकता। हमारे ख्याल में अवाम इस वक्त है, अवाम हमारे जलसों में आ रहे हैं और वो इस हुकूमत का जल्द खात्मा चाहते हैं। मैं आपको यकीनन जिम्मेदारी से कह रहा हूं डॉक्टर साहब, हम लोगों के पास जाते हैं, रोज जाते हैं ना, गमियों में खुशियों में, हम तो हैं अवामी लोग हैं, अवाम के पास जाते रहते हैं। तो अवाम लोग हमसे पूछते हैं कब जान छुड़ाओगे इनसे, जब हम मर जाएंगे तब इनसे जान छुड़ाओगे। हालात जिंदगी हमारे इतने खराब हो गए, हमारे बच्चे डिग्रियां लिए फिरते हैं, ये करोड़ नौकरियों के वादे करते थे, हमारे पहले घर छीने जा रहे हैं। आप 50 लाख घरों की बात करते थे, नौकरियां देनी क्या है? ये स्टील मिल से 4,500 बंदों को बेरोजगार कर रहे हैं, ये सरकारी इदारों से लोगों को निकाल रहे हैं। तो क्या रियासत सिर्फ नफा नुकसान की बुनियाद पे चला के आप अपना काम कर पाएंगे? क्या रियासत का यही काम होता है? ये किसी साहूकार का काम है? रियासत बेसिकली माँ होती है, और माँ और बच्चों का रिश्ता नफे और नुकसान की बुनियाद पे नहीं, बच्चों की फलाह की बुनियाद पे होता है। लिहाजा इस गवर्नमेंट का जाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, मैं हेरा साहब आपसे भी टू द पॉइंट जाऊंगा जवाब, और वो ये सवाल है मेरा कि माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट पे इल्जामात लगते रहे सर, लेकिन सर ये 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर जितना मुतनाज़ा ये इदारा 2 साल 2.5 साल में हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ। अच्छा सर, सवाल ये है कि ये इदारे को मुतनाज़ा हुकूमत ने भी किया, अपोजिशन ने भी किया। अच्छा, दूसरी तरफ ये बात भी है, इल्ज़ाम भी है, और ये इल्ज़ाम मुसलसल आ रहा है कि जनाब इस नाअहल हुकूमत को लाने वाले इस्टेब्लिशमेंट है। तो सर मैं आपसे बिल्कुल क्लियर कट ये सवाल पूछना चाहता हूं कि एक तरफ ऑलरेडी 2 साल में ये इदारा बहुत मुतनाज़ा हो चुका है, कौम इस पे तकसीम नजर आ रही है, इल्ज़ाम इनके ऊपर है। ऐसी सूरत हाल में अगर अपोजिशन और हुकूमत, 2 सियासी कुव्वतें आपस में लड़ती हैं आईनी और कानूनी तौर पर, तो इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होना चाहिए सर? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल किया, और मुझे खुशी हो रही है इस बात की। डॉक्टर साहब, इसमें सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया इस हुकूमत ने। एस्टेब्लिशमेंट के वो हिस्से में भी वो गुनाह भी है जिसके वो जिम्मेवार नहीं थे। अब माजी करीब में वज़ीर आज़म साहब ने एक पब्लिक गैदरिंग में फरमाया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कमर बाजवा साहब को फ़ोन किया और फरमाया कि मैं रोने लग गए कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, तो फिर वहाँ से वो ठीक हो गए। इनडायरेक्टली उन्होंने ये मैसेज दिया कि जब ख्वाजा आसिफ साहब हार रहे थे तो उन्होंने जब बाजवा साहब को फ़ोन किया तो बाजवा साहब ने उनको इलेक्शन जितवाया। ये आपके पास इसका रिकॉर्ड होगा, आप इसका रिकॉर्ड निकलवा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इस गुफ्तगू के बाद मुझे आप ये बताइए कि क्या अपोजिशन को इस पे खुश होना चाहिए था? तीसरी बात, मैं इस बात को नहीं मानता कि एस्टेब्लिशमेंट की बदनामी हो रही है। मैं इस बात को जरूर एक हद तक मानता हूं कि दोनों तरफ से जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। आप ये ना समझिए ये बहुत सख्त इदारे हैं डॉक्टर साहब, ये इफराद के सर पे नहीं चलते, ये लोग आने जाने हैं, लेकिन इदारे मजबूत हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट के। अगर एक चला भी जाएगा, आज ये हार भी तस्लीम कर लेंगे, लेकिन कल को इनका एक अच्छा समझदार बंदा ये अपने किए हुए फुटप्रिंट्स को साफ करेगा। माजी में इन्होंने अपने फुटप्रिंट्स को साफ किया है। अब सवाल रहा आपका कि इनको क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, मेरा ख्याल ये है कि बदनाम तो इन पे इमरान खान साहब ने लगा ही दिया। इमरान खान तो बात नहीं कर सकते इनके साथ। मेरा ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को, जिसमें पाकिस्तान की अदलिया, सिविल ब्यूरोक्रेसी, आर्मी और ये इदारे हमारे इंटेलिजेंस के, इनको बैठ के अपोजिशन के साथ बातचीत करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एनआरओ ये नहीं होता कि आप मियाँ साहब के खिलाफ केसेस कर दें। देखें, एनआरओ बहुत सारी चीज़ों के बारे में किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात सियासी लोगों में ये होती है कि वो ज़िद्दी नहीं होते। मौलाना फजल रहमान साहब ज़िद्दी नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़िद्दी नहीं है, आसिफ अली जरदारी साहब ज़िद्दी नहीं है, लेकिन
इनके साथ बात करने वाले लोग होने चाहिए। हमें सीनियर सियासतदान हमारे मुल्क के, हमें उनसे जैसे खुर्शीद शाह साहब है, हमें उनसे इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। हमें खुर्शीद कसूरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमें ऐसे लोगों को लाना चाहिए। मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब, खुदा के हमें लिए ऐसे लोगों को इस्टेब्लिशमेंट का लाना क्या चाहिए। रोल होना चाहिए सर? मैं इस्टेब्लिशमेंट का रोल पूछ रहा हूं कि आप डॉक्टर साहब, मैं वही- इस्टेब्लिशमेंट है, मैं- आप मैं इस्टेब्लिशमेंट वही को मशवरा इन दें लोगों कि को- दो सियासी लड़ाई में वो कहां खड़े हो इस वक्त, हालांकि बहुत बदनामी हो चुकी है। डॉक्टर साहब एस्टेब्लिशमेंट चाहे भी तो क्या इमरान खान मुस्ताफी हो जाएंगे? डॉक्टर साहब सर, वो कभी इस्तीफा नहीं देंगे। सर मसला आपके इल्म में नहीं है। मैं ये लाहौर नहीं में कह यहाँ रहा पे हूं। मैं तो ये लाहौर पूछ में रहा यहाँ हूं कि पे इतनी इस्टेब्लिशमेंट क्या का सराई रोल क्या? हुई? सर ये सियासी लड़ाइयां होती है, हुकूमतें गिरती हैं, लेकिन सर ये एक अहम तरीन इदारा है जो मुल्क की बका का इदारा है, पूरी कौम का इदारा है। इन लोगों ने इसको डॉक्टर साहब मैं मुनक़सिम कर समझता दिया। हूँ हमें ये डॉक्टर साहब इदारा हमारी गवर्नमेंट को और अपोजिशन को उतना ही अजीज होना चाहिए जितना कि एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को पाकिस्तान अजीज है। ये इदारे दुनिया जो पाकिस्तान के खैर खा नहीं है उनको ये इदारे खटकते हैं। सर लिहाजा मेरे मेरी सवाल का गुजारिश है- जवाब आप अब डॉक्टर नहीं दे रहे, साहब, आप अगर सिर्फ डॉक्टर एक जवाब दीजिए। अगर डॉक्टर मैं साहब जाहिद वो- साहब के पास जाऊंगा, मेरे पास टाइम मैं नहीं है। डॉक्टर साहब वही कहने जा सर बोलें। डॉक्टर साहब अगर वो हाथ उठा ले इस हुकूमत से, ये हुकूमत सरवाइव करेगी? आप यही सुनना चाह रहे हैं ना डॉक्टर साहब? नहीं, मैं ये सुनना अगर नहीं वो चाह हाथ उठा ले रहा, ना मैं तो इमरान ये खान से, सुनना वो चाह एक रहा दिन- हूँ वो कि एक- मैं तो डॉक्टर साहब ये सुनना चाह रहा हूँ डॉक्टर सर साहब कि उनकी- आप क्या मशवरा देंगे एक ऐसे इदारे को जो पूरी कौम का मेरा इदारा है? मशवरा मैं वही मशवरा दे रहा। देखिए डॉक्टर साहब, अगर उनका हाथ है, अगर वो इमरान खान से हाथ उठाते हैं डॉक्टर साहब आज के दिन, तो डॉक्टर साहब ये हुकूमत एक दिन नहीं सरवाइव करती। नंबर 2, मैं जिन पुराने लोगों का नाम ले रहा था, अगर इन लोगों को डिप्लॉय करके आपस में बातचीत की जाए, एक वर्केबल सोल्यूशन निकाला जाए जिसके तहत ये बैठ के आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और इसमें हमारे मुल्क की कमजोरी ना हो। ठीक है सर, ठीक है, टाइम नहीं है, जाहिद साहब से की हद पूछ तक लेते नहीं हैं। होना चाहिए। जी सर, जाहिद साहब आप क्या कहते हैं सर इसके ऊपर? देखिए डॉक्टर साहब, आप सारे दोस्तों ने तो बहुत बातें की, आपने भी अच्छी सवाल की। मसला ये नहीं है इस वक्त, मसला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या गैर जानिबदार रहना चाहती, जो आईन के अंदर उनका जो दायरे इख्तियार है उसमें रहना चाहते हैं। अपोजिशन जो पीडीएम बना है उसका मेन इशू यही है कि वो कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक आईन है जो 73 का आईन है, इसमें हर इदारे का अपना दायरे इख्तियार तयन किया गया है और वो उसके अंदर रहे ताकि ये मुल्क सही से आगे चले, मईशत चले। लेकिन अभी तक इस वजह से तो खराबियां हैं कि वो हर इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत कर गए और उस इदारे मुदाखलत की वजह से इस मुल्क को नुकसान हुआ, यहाँ तक पहुंचा। अभी आप इस वक्त जो मौजूदा हुक्मरान है उसने तो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बदनाम किया, उसमें तो अपोजिशन पे बात आती है, लेकिन अपोजिशन क्या करे जब 2000